आपने कभी ठहर कर नोटिस किया कि मोदी जी वाले नए भारत में क्या क्या नया हो रहा है? क्या क्या वो हो रहा है जो दरअसल नहीं होना चाहिए था? यूपी से लेकर असम तक, कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक। इनके कुछ ताज़ा उदाहरण मैं आज आपके सामने रखूंगा और सवाल मेरा यही होगा कि हम क्या एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक इकोसिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं जहां लोकतंत्र सिमटकर किसी के मन की बात तक महदूद रह गया है? क्या इस नए भारत में लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस की वक़्त कम होती जा रही है? नए भारत में क्या कानून किन्हीं खास लोगों की जागीर होगा? क्या नए भारत में सरकार से असहमति का जवाब सेडिशन लॉ या यूएपीए कानून होगा? तो शुरू करते हैं। मोदी जी के नए भारत में बहुत कुछ नया हो रहा है। नए भारत में बीजेपी मुख्यमंत्री राज्य जनसंख्या नीति बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अचानक चुनाव से पहले जनसंख्या नीति पर जोर क्यों? दिलचस्प यह है कि उसी की पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनके 3 बच्चे हैं। दिलचस्प यह भी है कि 1 बच्चे वाली जनसंख्या नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने ही मीन मेक निकाल दिया है। अरे, 1 बच्चे की पॉलिसी से तो हिंदुओं की संख्या पर भी असर पड़ेगा। तो आखिर जनसंख्या नीति किसी वर्ग को ध्यान में रखकर टारगेट की गई है? नए भारत में ये गौर करने वाली बात है। क्या चुनाव से पहले फिर धर्म को आधार बनाकर पोलराइजेशन करवाने का इरादा है? नए भारत के निर्माण में जनसंख्या नीति भी क्या एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है? नए भारत में झूठ की नई इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। वहां से, उस इंडस्ट्री से 24/7 किस्म किस्म के झूठ मैन्युफैक्चर होते हैं। तो बनारस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना को काबू करने में अद्भुत काम किया, आउटस्टैंडिंग। कोई पूछे कि वो शव वाहिनी गंगा की तस्वीरें क्या झूठी थीं? गंगा किनारे रेत में दबाई गई, भगवा चादरों से ढकी गई वो लाशें क्या दूसरे ग्रह के एलियंस की लाशें थीं, जो दिनों और हफ्तों अस्पतालों में, बेड तो छोड़िए, लोग अस्पतालों के पार्किंग लॉट में ही दम तोड़ते दिखे? उत्तर प्रदेश में कुछ नामी गिरामी कोरोना पेशेंट को भी लेने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची। जहां कई शहरों में 24 घंटे चिताएं बुझने का नाम नहीं लेती थी, उस यूपी के लिए पीएम मोदी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को A+ का सर्टिफिकेट दे रहे कि आपका कोरोना मैनेजमेंट तो एक्सेलेंट था। ये वो प्रधानमंत्री कोरोना मैनेजमेंट के एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट बांट रहे जब भारत में 4 लाख से ज्यादा कोरोना से मौतें हो चुकी हैं अब तक, जब भारत में वैक्सीन की रफ्तार अब भी काफी धीमी है। मात्र 5.3% लोगों को ही वैक्सीन के दोनों शॉट अब तक लग पाए हैं, जबकि अमेरिका में ये संख्या जो है 47% है पॉपुलेशन की वहां की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नए भारत में और क्या हो रहा है? नए भारत में न्यायपालिका की अनदेखी हो रही। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से पूछ रहा, आदित्यनाथ सरकार से पूछ रहा है कि कोरोना काल में कांवड़ यात्रा कैसे करवा सकते हैं आप? लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के इशारे की अनदेखी करते हुए अपने फैसले पर अड़ी रही, मानो देश के सबसे बड़े अदालत को चैलेंज कर रही हो, हम तो अपने मन की करेंगे। कहने लगी, लोगों की आस्था का सवाल है, हम सिंबॉलिक यात्रा करवाना चाहते हैं। जिन्हें दोनों वैक्सीन लग चुकी होंगी वही लोग जाएंगे यात्रा पर, सिंबॉलिक यात्रा होगी, आखिर आस्था का सवाल है। मोदी जी के इस नए भारत में भगवाधारी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी मुख्यमंत्री की मानसिकता क्या है वो समझिए। उनके मन की बात दरअसल ये है कि देश के मेजॉरिटी जनसंख्या क्या अपना तीज पर्व त्योहार नहीं मना सकती? हम तो करवाएंगे कांवड़ यात्रा। तो चुनावी साल में आदित्यनाथ के हिंदुत्व का रंग और कुनाचे मार रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट को फिर यूपी सरकार को मानो फटकारते हुए कहना पड़ा, लोगों की आस्था से ज्यादा लोगों का जीवन ज्यादा जरूरी है, उनकी सेहत ज्यादा जरूरी है।
लोगों के जीवन का अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है, इसलिए एक बार फिर विचार कर लो, वरना सोमवार को हम कर देंगे कांवड़ यात्रा पर फैसला। ऐसी ही जिद थी जब उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के आयोजन को हरी झंडी दिखाई थी। उसके नतीजे पूरे देश ने देखे। मजेदार बात यह है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर अपने राज्य में बैन लगा दिया है। इस बार यूपी में कांवड़ यात्रा का समर्थन कर रही ये वही ताकतें हैं जिन्होंने पिछले साल कोरोना के शुरुआती दिनों में दिल्ली के कन्वेंशन में इकट्ठे हुए तबलीगी जमात के लोगों को लेकर सांप्रदायिक नफरत की आग लगाने की बहुत कोशिश की। लेकिन दिलचस्प यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ही आज एक एफिडेविट फाइल करके कहा कि कोरोना को देखते हुए राज्यों को कांवड़ यात्रा नहीं करवानी चाहिए। अरे भाई, केवल यूपी सरकार ने ही इसकी परमिशन दी थी तो आप ये बोलते। पहले ही आप योगी आदित्यनाथ को मना करते थे, जिनको आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि बहुत अच्छा कोरोना मैनेजमेंट किया। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को कांवड़ यात्रा नहीं करवानी चाहिए, बल्कि अगर राज्य सरकार चाहे तो कांवड़ियों के लिए हरिद्वार से गंगा जल उपलब्ध कराने का आयोजन कर दें। लेकिन नए भारत में देश के प्रधानमंत्री कोरोना की तीसरी लहर के बारे में देश को आगाह करते हैं कि जनता को भीड़ से बचना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र बनारस जाते हैं और खुद वहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटाकर भारत माता की जय के नारे लगाते। यानी लोग पहाड़ों पर घूमने जाएं तो कोरोना का डर, और देश का प्रधानमंत्री भीड़ जुटाकर पब्लिक मीटिंग करे तो जनहित। नए भारत वाली मोदी जी की सरकार सेडिशन कानून हटाना नहीं चाहती। समझना जरूरी है कि सेडिशन कानून से आखिर मोदी सरकार को कैसा प्रेम है। जिन मोदी जी की पार्टी बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, उनको सेडिशन कानून हटाने से कैसी झिझक, कैसी शर्म। यह बात आपको इसलिए भी समझनी जरूरी है क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन लॉ पर कोर्ट सरकार से सवाल जवाब कर रहा था, केंद्र सरकार से, और उधर बीजेपी की हरियाणा सरकार की पुलिस आंदोलनकारी किसानों को गिरफ्तार करके उन पे सेडिशन का मुकदमा ठोक देती है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी जी वाले नए भारत में सेडिशन कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने सेडिशन लॉ को हटाने की सिफारिश करते हुए अर्जी लगाई, मगर सेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर मोदी सरकार का रुख क्या था वो उनके अटॉर्नी जनरल से पता लगा। वेणुगोपाल जी ने वहां पर क्या कहा कि सर, ये याचिका जो है वो राजनीति से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, अरे याचिकाकर्ता ने देश की रक्षा के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मेजर जनरल है याचिकाकर्ता, आर्मी में रहे हैं रिटायर्ड, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है। देखा जाए तो यह याचिका जन सरोकार से जुड़ी है, यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो टूक पूछा कि जिस राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए किया, गांधी और तिलक जैसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नेताओं के खिलाफ यह कानून का इस्तेमाल किया गया, क्या आजादी के 75 साल बाद भी उस कानून को जारी रखना जरूरी है? यूएपीए कानून के साथ साथ राजद्रोह कानून सेडिशन लॉ 124A आजकल आम आदमी पर यूं ठोका जा रहा है, उसकी देशभक्ति पर संदेह किया जा रहा है, उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है। पत्रकार हो या एक्टिविस्ट, असहमति की हर आवाज को दबाने के लिए अब इस काले कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बीजेपी राज्यों में तो खासतौर पर इसका इस्तेमाल पिछले सालों में बढ़ा है। लेकिन इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट भी चोट करता है और यह मानता है
कि बड़े पैमाने पर इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं बल्कि इस कानून का कन्विक्शन रेट भी कम है। आप लगा देते हैं, मुकदमा ठोक देते हैं, मगर प्रूफ कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से पूछती है, जब वो कई पुराने कानून हटा चुकी है तो ये कानून आज तक क्यों जारी है? कोर्ट ने कहा हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग का होने की है, हमारी चिंता कार्यकारी एजेंसियों के जवाबदेह न होने को लेकर है। इसलिए इस कानून की संवैधानिकता परखनी जरूरी है। यही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह याद भी दिलाया था कि आईटी एक्ट की सेक्शन 66A जो उसने 6 साल पहले खारिज कर दी थी, फिर भी उस कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारियां बदस्तूर जारी है। ऐसा क्यों है? इस सेक्शन में सोशल मीडिया पर किसी भी मैसेज को भड़काने वाला बताकर लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई और 3 साल के दंड का प्रावधान था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले हटा दिया। लेकिन इस सेक्शन के तहत 66 आईटी एक्ट के 66A के तहत अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं। नए भारत में एक और बीजेपी मुख्यमंत्री कस्टडी किलिंग में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 3 महीनों में असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की पुलिस 23 कथित अपराधियों की कस्टडी के दौरान उन पर गोली चलाती है। बताया जाता है कि सभी वो लोग थे जो पकड़े जाने पर पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे थे या पुलिस हथियार छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे। यानी पुलिस कार्रवाई का पैटर्न एक जैसा था। जैसे कि यूपी में कि वो अपराधी भाग रहा था, गाड़ी से भाग रहा था, फिर गाड़ी पलट जाती है, इसलिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी जिसमें फलाना अपराधी मारा गया। यहां पर भी 23 लोग जिन पर फायरिंग हुई उनमें से 5 लोग मारे जा चुके हैं। और बताया जाता है कि ये लोग कैटल स्मगलिंग से लेकर चोरी, डकैती, हत्या और रेप जैसे आरोपों में शामिल हैं। ठीक है, ऐसे अपराधियों को जरूर पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जो भागेगा वो भुगतेगा। हमने सीने पर गोली थोड़ी ना चलाई है, उसकी इजाजत कानून नहीं देता है, इसलिए हमने सीने पर गोली नहीं चलाई, लेकिन भाग रहे थे, अंजाम भुगतेंगे। यानी ये मुख्यमंत्री अदालत पर भरोसा नहीं करते। उसके पहले ही ये तथाकथित अपराधियों पर अपनी सरकार की अदालत बैठा देते हैं। सभी बीजेपी मुख्यमंत्रियों में कंपटीशन चल रहा है मोदी जी के नए भारत के ख्वाब को जमीन पर कैसे उतारा जाए। क्या रूल ऑफ लॉ चलेगा इस देश में? संसद और जुडिशरी, चुनाव आयोग जैसे इंस्टीट्यूशंस का बोलबाला होगा, या फिर नेताओं के मन की बात से लोकतंत्र हाँका जाएगा? सोचिएगा। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी जी वाले नए भारत में सेडिशन कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।